तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो नेशनल सिंबल में अब देखिए, नेशनल एम्बलम जो है वो अशोकन लायन प्लेयर को लिया गया है। ठीक है, और ये अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये सब डेट्स वगैरह आती हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो लागू किया गया। ठीक है, और सत्यमेव जयते जो है उसी के नीचे जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, उसको लिया गया हमने। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, अब सत्यमेव जैसे ये भी हो सकता है कि सत्यमेव जयते जो है यहाँ से मुंडको उपनिषद में गया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपको मानना है कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब नेशनल एंथम देखते हैं। इसमें अब देखिए, जनगण मन जो है वो 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये जो है अशोकन लायन पिलर जो है ये आपको 26 जनवरी को, और ये 24 जनवरी को। ठीक है, और ऐसे ही जो हमारा वंदे मातरम है वो भी 24 जनवरी को लिया गया। ठीक है, और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और ये 52 सेकेंड में किया जाता है। ठीक है, और जो इसका छोटा वर्जन है वो 20 सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहली बार कब इसको गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को। नॉर्मली जो कांग्रेस के सेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे, नवंबर दिसंबर के आसपास होते, मतलब साल के एंड में होते थे। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि दिवाली डिक्लेरेशन वगैरह जो है 31 जनवरी को ये सब हुआ था 1929 में। तो ऐसे ही ये 27 दिसंबर 1911 को जो है, और किसने उसको प्रेसाइड किया था? तो बी.एन. धर ने, बिशन नारायण धर ने। ठीक है, ये जनगणमन हुआ। अब ऐसे ही वंदे भारत कब गाया गया? वंदे भारत जो है 1896 के सेशन में गाया गया, और उस समय जो है रहमतुल्लाह सयानी जो है इन्होंने प्रेसाइड किया था इस सेशन को। ठीक है, ठीक है, और जो वंदे भारत है ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, और इसके जो राइटर हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में इसको लिया गया था। ठीक है, अब ऐसे ही नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग आपको फ्लर करना था जब आपका इंडिपेंडेंस अचीव हो रहा है, तो उसको उस टाइम उसको आपको फ्लर करना था। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कैसे करेंगे? फिर आपने 15 अगस्त को क्या फहराया? तो इसीलिए जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को आप लोगों को ये जो है अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और इसकी एक कमेटी बनी थी। उसके कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अब चलते हैं। तो जो ट्राई कलर है इसको एक्चुअली 4 कलर बोलना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो अशोक चक्र है वो ब्लू कलर का भी होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको 4 कलर का बोला जाना चाहिए, लेकिन स्टिल इसको तिरंगा या 3 कलर का ही माना जाता है। ठीक है, तो जो है सैफरन कलर है वो आपका करेज का है, एंड वाइट जो है वो आपका पीस का है, और ग्रीन जो है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी का है। ठीक है, और मिडिल में जो है आपका देखिए लिखा हुआ है कि 24 ब्लू स्टिक, मतलब 24 तिल्लियों वाला आपका सारनाथ पिलर से लिया हुआ। अगेन ये वहीं से लिया है सारनाथ से। ये जो है आपका अशोक चक्र है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है ये ऐसे 2 रहेगा, और ये 3 रहेगा। ये आपका 2 और ये 3। ठीक है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको एरो वगैरह नहीं है। ठीक है, अब नेशनल कैलेंडर। अब नेशनल कैलेंडर देखिए बहुत बाद में जाकर अडेप्ट हुआ, 1957 में हुआ, 22 मार्च को। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत नहीं है, शक संवत है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, शक संवत जो आपका कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, हिंदू कैलेंडर मत जो चैत्य है वो स्टार्ट होगा 22 जनवरी से, या 21 मार्च से, सॉरी 22 मार्च या 21 मार्च से। 21 मार्च जब होगा जब लीप ईयर होगा। और टाइगर जो है पैंथेरा टिग्रिस इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है। ये जो है नेशनल एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया। पीकॉक को जो है नेशनल बर्ड किया गया। गैंजेस को यानी गंगा को नेशनल रिवर किया, ये बहुत बाद में किया गया। और गंगेज डॉल्फिन ये भी बहुत बाद में किया गया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल एलिफेंट को है नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। ठीक है, अब जो है हम लोग, तो इसमें एक आध क्वेश्चन बनता है, नहीं भी बनता है, मतलब ये उतना ठीक है, इसको थोड़ा डेट वगैरह थोड़ा
इसमें प्रिसाइज पूछता है, बहुत ही गजब का फैक्ट पूछेगा जिसमें कन्फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब ये देखिए पंचायती राज से 1+1 यानी 2 क्वेश्चन तो 110% आएगा ही आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मेरे से कोई बोले थे पॉलिटी में तो ये आपका पंचायती राज है। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो है पंचायती राज। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें आरटीवी लिखो, मतलब इसमें कभी कभी 2 या 3 प्रश्न भी बन जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। तो पंचायती राज पहली बात ये है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ठीक है। तो ये जो है 72वीं 72nd एंड 73rd इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर पूछे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 40 में जो है गांधीयन जो प्रिंसिपल है डीपीएसपी के थ्रू उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है कि स्टेट चाहे तो पंचायती राज के लिए आपको कर सकता है, प्रोविज़न दे सकता है, ठीक है। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। पंचायती राज ये थर्ड टीयर, जैसे 2 टीयर हो गया आपका, एक यूनियन गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद ये पंचायती राज विलेज लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको थर्ड टीयर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टीयर लोवेस्ट टीयर भी बोल सकते हैं। रूरल बॉडी होता है और लोकल गवर्नेंस वगैरह होता है। देखिए इसमें दिया भी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंदर आर्टिकल 40 के दिन और 73rd जो है अमेंडमेंट जो है 1992 में और ये लागू हुआ 1993 में, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे आर्टिकल 243 ए से ओ तक जो है ये सारे प्रोविज़न जो है इसके में दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में है तो 11वें में है, 11वें में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये सब फैक्ट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पंचायती राज जो है इनॉग्रेट हुआ था जब ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। उसके पहले ही नागौर डिस्ट्रिक्ट से 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे पे 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनॉग्रेट किया था। तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, होते थे इलेक्शन वगैरह होते थे लेकिन उसका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है ये जो है सेकेंड स्टेट था। इसमें कब हुआ 11 अक्टूबर उसी साल 1959 को हुआ था। लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट हो गया तो 3 टायर स्ट्रक्चर वगैरह जो बना दिया गया, उसमें फिर पंचायत समिति भी बनी, जिला परिषद भी बना। तो गांव लेवल पे होता है, फिर क्षेत्र लेवल पे क्षेत्र पंचायत होता है, ये गांव ग्राम पंचायत होता है, फिर जिला परिषद बोलते हैं। तो इसमें 3 होता है, ठीक है। अब दिया है इसमें कि 20 लाख अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ही आपको पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करना है। सॉरी, उसमें जो है ये इंटरमीडिएट लेवल वाला नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 20 लाख से अगर कम रहता है तो ठीक है। अच्छा देखिए इससे रिलेटेड कुछ कमेटी बनी। अब जैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब देना था तो ये हुआ कि कमेटी वगैरह बना दी जाएगी, क्या क्या उसमें प्रोविज़न वगैरह रहेंगे। तो इसमें देखिए ये क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता की ये कमेटी बनी 1957 में, ठीक है। उसके बाद इस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर 1977 में आपका अशोक मेहता की कमेटी बनी, ठीक है। तो इसमें तो याद करने में उतना कुछ नहीं है, ए बी मेहता थे। उसके बाद GV.K. राव जो है 1985 में बनते हैं, फिर LM सिंघवी 86 में और PK ठंगन जो है ये आपके 1988 में बनते हैं। फिर अल्टीमेटली 1992 में आपको इसको बिल इसका पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया है कि अब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स थे, क्या क्या इनके रिकमेंडेशंस थे, वो सब अब पूछने लगा है। तो इसको अगर आगे आता है तो हम इसको ज़रूर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसमें जितना है उतना देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दिया है कि 1/3 जो है वुमेन के लिए इसमें रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। तो अब ये पूछ लेगा कि कौन से आर्टिकल में है। जैसे अब आर्टिकल 243 का ए से ओ तक आपका पंचायती राज है, तो इसमें कोई आर्टिकल ऐसा भी होगा जिसमें जो है आपका वो प्रोविजन दिया होगा और टेन्योर 5 साल का होगा। और वैसे ही अगर वो खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना है। अब इसमें देखिए कि 29 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो मेंशन है 11 शेड्यूल में, ठीक है। और किस में जो है पंचायत नहीं है तो मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है। इसमें केवल 1 टायर ट्राइबल काउंसिल है, ठीक है। अब उसके बाद ही जैसे अब गांव में तो ये हो गया, अब फिर शहरों में भी म्यूनसिपैलिटी वगैरह का प्रोविज़न देना था। तो उसी साल जो है आपका 12वें शेड्यूल में आपका
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप देखेंगे कि इसका प्रोविज़न दिया गया म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। अब इसमें भी होता है कि नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका परिषद, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसमें भी 1/3 जो सीट है वो वीमेन के लिए रिजर्व रहता है, 5 साल इसमें भी रहता है। अब एक क्वेश्चन इसमें है कि सबसे पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनाया गया, तो 1688 में आपका मद्रास में जो है सबसे पहले बनाया गया, ठीक है। इसमें बहुत शार्ट में हालांकि दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल वगैरह इसके पूछे जाते हैं, तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, आर्टिकल वगैरह पढ़ना है, ठीक है। अब आप आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब वगैरह आर्टिकल वगैरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड का प्रोविजन किस में है, आर्टिकल 266 में, और आर्टिकल 267 में क्या है, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और ये जो फंड, इसमें से जो फंड है वो बिना जो है अप्रूवल में, आपको बिल वगैरह, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब रहता है, तो ये सब इसमें से जो है आपको मनी निकालना है, तो ये सब बिल आपको पास करना पड़ेगा। और बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा, गवर्नमेंट वैसे भी गिरी जानी है, क्योंकि ये लोकसभा में ही इसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए इसमें दिया है सैलरी एंड अलाउंस वगैरह जो है ऑफिशियल्स के, इसी में से प्रेसिडेंट के, जज वगैरह के, इसी में से दिए जाते हैं। अब देखिए कंटिजेंसी फंड की बात कर रहा है, ये आर्टिकल 267 में 267 में जो है इसका प्रोविज़न किया गया, और इसका जो है ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से किया जा सकता है। इसके लिए आपको, तो ये इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो निकाल सकती है, क्योंकि इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी नहीं रहता तो फिर कंसोलिडेटेड फंड से ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक तरह से फिनेंशियल हो गया था, अब सेंटर स्टेट रिलेशन में आप देखेंगे कि 3 तरह का रिलेशन होता है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एरिया, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव में आप देखिए आर्टिकल 245 से 255 में पार्ट क्या रहेगा, 11 है, अब 11 पार्ट 245 से। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या रहेगा, 256 से 263 तक। अब इसका पार्ट भी पार्ट 11 रहेगा। अब फिनेंशियल रिलेशन में आप देखेंगे 268 से 281 रहेगा, इसमें पार्ट रहेगा पार्ट 12, ठीक है। अब 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविज़न किया हुआ है। यूनियन लिस्ट में क्या है, 97 है, अभी प्रेजेंट में 98 है। इसमें क्या क्या है, ये सब कुछ मेजर जो है वो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस में है। तो आपका डिफेंस हो गया, पोस्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सब जो है यूनियन लिस्ट के, इस पे जो भी कानून है वो को यूनियन ही बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट देख लेते हैं, इसमें 66 सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट जो है सेंटर ने उसको ले लिया, तो अभी 59 ही रहेगा, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर है, कृषि, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट, ये सब जो है इसमें आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों लोग बना सकते हैं, 47 सब्जेक्ट है, और इस समय 52 है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक स्कीम, ये सब जो है आपको। अब रेजिडुअल जो लिस्ट है उसमें जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है उसमें बनाने का, ठीक है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है सब्जेक्ट पे जो है आर्टिकल 249 में दिया हुआ है, ठीक है। और राज्यसभा जो है अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई बिल पास कर देती है तो वो स्टेट के सब्जेक्ट पे वो जो है वो कानून बनेगा, ठीक है। और वो लेकिन कानून जो है 1 साल के लिए रहेगा, फिर आपको अगर 1 साल के लिए करना है तो फिर से बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो जो स्टेट लिस्ट है ना, तो उसमें स्टेट को ही पावर है उसमें कानून बनाने का। अब 250 में क्या दिया है, डूरिंग इमरजेंसी, अब अगर इमरजेंसी है स्टेट में तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे आपका कानून बना सकती है। तो 250 और 249 में अंतर समझ में आ गया ना। अब देखिए इंटर स्टेट रिलेशन, वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन था, अभी इंटर मतलब राज्य से राज्य के बीच में जो भी रिलेशन है उसमें देखिएगा कि आर्टिकल 253 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है एम्पावर है कि कोई इंटर टेरिटरी में कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर सकती है। आर्टिकल 253, अगर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए स्टेट को वो पावर नहीं है, ठीक है। और 262 में क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटर रिवर का, तो ये जो है सेटलमेंट किया जाएगा आपका अंडर द प्रोविजन हैव बीन मेड डिस्प्यूट शेयरिंग द इंटर रिवर टू और मोर स्टेट। अगर कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें आपका कोई रिवर डिस्प्यूट है, तो वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत उसको देखा जाएगा, ठीक है। 263 में प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा। और
इसका जो फंक्शन है वो कोऑपरेशन है आपस में, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1990 में, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर एंड 6 कैबिनेट जो है, और चीफ मिनिस्टर वगैरह रहेंगे, यूनियन टेरिटरी के जो भी रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब लोग इसमें रहेंगे, स्टेट काउंसिल जो है, ठीक है। और ये जो है मीटिंग है जो एटलीस्ट 3 साल में एक बार इसका मीटिंग होता है। और चेयर कौन करता है? तो काउंसिल का कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। और उसके अगर एब्सेंट रहता है तो कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर उसके काम करेगा। हम नीति आयोग, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं। 1 जनवरी को 2015 को इसको बनाया गया था। ये जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसी को रिप्लेस किया था, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो मार्च 15, 1950 में। ये डेट वगैरह पूछता है, ठीक है। और इसके जो है पहले जो है चेयरमैन आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और जो डिप्टी चेयरमैन थे वो गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है। और अभी जो नीति आयोग है उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, ठीक है। और वाइस चेयरमैन जो वहाँ पे तो इसमें अरविंद पनगड़िया थे वाइस चेयरमैन, ठीक है। अल्टीमेटली वाइस चेयरमैन मेन होता है, प्राइम मिनिस्टर तो बाई एक्स ऑफिशियो रहता है चेयरमैन, ठीक है। और वाइस चेयरमैन जो है अभी जो है वो सुमन बेरी है। अभी लेटेस्ट का देख लीजिएगा आप लोग क्या कौन है, ठीक है। कमीशन जो है एडवाइस करती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब एनडीसी है, अभी स्टेट वगैरह को लेकर के 6 अगस्त 1952 को एक एनडीसी बनाई गई। तो ये जो है डेवलपमेंट बॉडी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का देखती है, इसको भी प्राइम मिनिस्टर ही हेड करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपका फिनांस कमीशन, ठीक है। फिनांस कमीशन आप देख लेते हैं। अब फिनांस कमीशन जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। और ये जो है 5 साल के लिए एक बार में बनाया जाता है, और इसके रिकमेंडेशन जो है वो 5 साल चलते हैं। और उस बीच में एक नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, फिर उसका रिकमेंडेशन चलता रहता है। तो ये जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है सेंटर और स्टेट के बीच में इसका रिकमेंडेशन काम करता है। ऑल्दो इट्स रिकमेंडेशन इज़ नॉट बाइंडिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाइंडिंग होगा, लेकिन नॉर्मली माना जाता है, ठीक है। तो और इसमें जो है एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। तो पहले जो हमारे फिनेंस कमीशन जो 1951 में हुआ था, इसके जो है केसी नियोगी थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। और जो अभी जो चल रहा है उसमें एन के सिंह 15th वाले थे, और 16वें का अरविंद पगड़िया को बनाया गया है, पनगड़िया को, सॉरी, ठीक है। तो ये 14वां हो गया और ये 15वां। तो ये अभी जो अरविंद पनगड़िया हैं ये जो है 16वें हो गए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि सारे लोगों का दिया हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई सभी नंबर पूछ देता है, नॉर्मली क्रोनोलॉजी वगैरह पूछ देता है। तो अब देखिए के सी नियोगी थे पहले, फिर के संतानम, फिर ए के चंदा, फिर पी राजमन्नार, फिर महावीर त्यागी, फिर ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर जे एम सेडलाट, वाई बी चौहान, एन पी के साल्वे, के सी पंत, ए एम खुसरो, सी रंगराजन। अब यहाँ से जो है 2002 से सी रंगराजन, फिर 2007 में केलकर, फिर 2013 में वाई बी रेड्डी, फिर एन के सिंह, फिर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये सब जो है याद करेंगे। फिर उसके बाद आ गया हमारा पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आता है। तो आर्टिकल 315 में इसका किया हुआ है जिक्र। तो और इसी में जो है यूनियन में भी और स्टेट में भी दोनों का इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यूनियन वाले का तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है उसका डिटरमिन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेंगे, ठीक है। और इसके चेयरमैन का जो है 6 साल रहता है इसका टेन्योर, और 65 ईयर्स जो पहले कंप्लीट होगा वो उसके बाद फिर वो मतलब चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें रिमूवल का एक दिया है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये हटा सकता है, ठीक है। ऑल्दो इंक्वायरी वगैरह होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसका कोई रिकमेंडेशन का बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। और चेयरमैन जो है स्टेट पब्लिक कमीशन के, ये जो है गवर्नर लोग करते हैं, लेकिन रिमूवल जो है उनका वो प्रेसिडेंट ही करेगा। वैसे ही सेम प्रोसेस, इसमें 6 साल और 62 ईयर, इसमें 65 ईयर्स जैसे जज का, इसमें 65 ईयर है, 62 ईयर्स जज का है। तो वैसे इसमें भी स्टेट लेवल पे जो है मेंबर का 62 ईयर एज जो है मैक्सिमम है, ठीक है। अब दिया हुआ है, और उसमें आप देखेंगे कि ये जो है 7th जो अमेंडमेंट होता है उसमें 2 से अधिक स्टेट का एक बार में रह सकता है। जॉइंट कमीशन दिखा हुआ है ना, ये आर्टिकल 315 में जॉइंट कमीशन हो सकता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
ठीक है। तो जॉइंट पब्लिक जो रहेगा ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहेगा, बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर इलेक्शन कमीशन का देख लेते हैं। तो पार्ट 20 में जो है, सॉरी पार्ट 15 में इसका जिक्र किया गया है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच, ठीक है। तो एक चीफ कमिश्नर रहेगा और 2 जो है, तो टोटल 3 हो गए ना, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये जज के जैसे रिमूवल हो सकता है, तो इसमें जो है प्रेसिडेंट इसको हटा नहीं सकता, ठीक है। और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है ये जो है प्रेसिडेंट द्वारा हटा सकते हैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते तो, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और आर्टिकल 314 के 324 के आधार पे आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है ये दोनों हाउसेस का, स्टेट लेजिस्लेटर हुआ और आपका वैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सब जो है ये इलेक्शन कमीशन देखता है। बस इसमें यही देखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये जो है पंचायती इलेक्शन, पंचायत वगैरह का देखेगा। बाकी जितना इलेक्शन है वो आपका यूनियन या सीधे इलेक्शन कमीशन बोलिए, उसमें यूनियन जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सैलरी और अलाउंस जो है ये जो है चीफ कमीशन का वो कंसोलिडेटेड फंड से होगा, तो मतलब पार्लियामेंट का है तो इसमें प्रेसिडेंट का कोई खास रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 ईयर और 65 ईयर जो उसका टेन्योर है वो इधर 6 ईयर का होगा, 6 साल का, या फिर 65 ईयर। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कुछ करना नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट ये सब उसके फंक्शंस वगैरह में आते हैं। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, होल्डिंग इलेक्शंस, ये सब जो है मेन फंक्शन है, ठीक है। जो पहला जो हमारा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 24 जनवरी को वंदे मातरम और जनगणमन हुआ। 26 जनवरी को हमने देखा कि क्या हुआ था, नेशनल सिंबल अडॉप्ट हुआ। 22 जुलाई को हमने देखा कि 1947 को हमने देखा कि नेशनल फ्लैग हुआ। तो वैसे ही 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। अब एडल्ट सफरेज, अब एडल्ट सफरेज का मतलब यह है कि जो है 18 ईयर्स से अधिक जो है सारे लोग वोट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और ये 18 ईयर्स पहले 21 था, लेकिन 61 CAA में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 21 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। और जो है अभी फ़िलहाल 8 है, अभी वो लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बीजेपी के पावर में आने के बाद बहुत सारे नेशनल पीपल्स पार्टी का नेशनल पार्टी सिंबल चला गया है, तो देख लेते हैं। INC तो है ही, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी का शायद चला गया है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी EM तो है, नेशनल पीपल्स पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, हाँ तो यही लोग हैं, ठीक है। बहुजन पार्टी का भी अभी है, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे वो पहले आपके चीफ कमिश्नर थे, अभी इस समय जो है राजीव कुमार है, ठीक है। अब तो ओनली वुमेन जो है चीफ कमिश्नर जो है VS रामा देवी जो है, इनको बनाया गया था, जो 26 जनवरी से 1990 में थी, ठीक है। अब स्पेशल प्रोविज़न कुछ टेम्प्रेरी और ट्रांजिशनल कुछ प्रोविज़न बनाए जाते हैं जो पार्ट 21 में है। पार्ट 21 और 22 के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें एक आर्टिकल 370 है जो अभी तो हट गया है, हट गया नहीं मतलब उसमें चेंजेस हुए हैं, हट तो नहीं गया, आर्टिकल थोड़ी ना हटता है, आर्टिकल तो रहता ही है, तो उसमें चेंजेस काफ़ी हुए हैं। तो ये जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ था, लेकिन विल नॉट बी इन्फोर्स विल सम प्रोविज़न, वही थे सम प्रोविज़न उसके इन्फोर्स कंप्लीट नहीं हटा है, कुछ प्रोविज़न उसमें से हटा दिए गए। आर्टिकल 370 में ओरिजिनली जो है स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, तो वो सब हटा दिया गया। और भी स्पेशल प्रोविजंस अदर स्टेट में भी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इस सब में दिया हुआ है, तो उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है। जैसे 370 तो आपका हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें आपको पहले बता दें कि कुछ प्रोविज़न इसमें से हट गए हैं। अब 371 जो है ये महाराष्ट्र गुजरात का है, ये भी बहुत आता है, और ये जो है ये नागालैंड से रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का हो गया। अब यहाँ पे ऐसे करके आसाम हो गया, ठीक है। ये अरुणाचल हो गया, ये आपका यहाँ पे नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब
पहला बोल रहा है क्या, नागालैंड, तो ये वाला ये हो गया 371। ये 370 तो जम्मू कश्मीर, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। 371 जो है महाराष्ट्र गुजरात का है, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ABCD जो है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो B वाला जो है ये आपका असम का रहेगा, ठीक है। तो A हो गया नागालैंड, तो AN यानी नागालैंड, BA मतलब B का जो है असम से, और C का जो है मणिपुर, तो मणिपुर यहाँ पे है। तो C जो है CM भी याद होगा, BA भी करते हैं लोग, AN थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। D जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहा है, ठीक है। और E जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये D और E में यही अंतर है। F में जो है सिक्किम, यहाँ पे एक सिक्किम है, तो ये सिक्किम की बात हो गई, FS, ठीक है, FS। और G जो है मिजोरम एकदम लास्ट में था, तो GM, CM भी हो गया, GM भी हो गया, ठीक है। अब H मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये जो साइड में अरुणाचल था ना, इसका H यानी EH, ठीक है। I जो है ये गोवा के लिए, अब उधर चले जाइए। J जो है कर्नाटक के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे काफ़ी प्रश्न आता है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद शायद ये चैप्टर पॉलिटी का हमारा नोट्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर आएगा, तो इसको इसी वीडियो में देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि जो आपकी पहला अमेंडमेंट था वो आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो जुडिशियल रिव्यू को जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये एक्सक्लूडेड था, मतलब इम्यून था, इस पर जुडिशियल रिव्यू काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर 7th अमेंडमेंट में सीधे चले थे, जिसमें जॉइंट इसमें जो है स्टेट व रिकोगनाइज ऑन द लैंग्वेज बेसिस पे था ही, और जॉइंट आपका गवर्नर, जॉइंट आपका PSC वगैरह का इसमें प्रोविज़न दिया हुआ था। 10वें में क्या है कि दादरा और नगर हवेली को इंडियन यूनियन में, ये सब आपको पता ही है कि 1961 में जो होता है जो पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी उनको बाद में हटाया गया, तो इसलिए ये सब ऐड किया गया। 11वें में आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी अप्रूव है। तो जैसे क्या होता था कि पहले इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो अगर कंप्लीट नहीं है तो उस केस में इलेक्शन में कुछ चेंजेज आते थे, तो उसको चेंज किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वां जो है चैलेंज जो है कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि कोई अगर कोई रिक्त है कोई पद, तो आप जो है उसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1962 में जो है 12वां अमेंडमेंट हुआ, इसमें जो है गोवा, दमन, दीव को ये सब डाला गया, क्योंकि ये सब बाद में एक्वायर्ड हुआ था, तो इसलिए। 13वां अमेंडमेंट देख लेते हैं, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया नागालैंड को। अब 1963 में नागालैंड को स्टेटस आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, स्टेट का, तो इसीलिए शायद ये सब प्रोविज़न्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है अरेंज किया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब यूटीज़ थे ना, तो ये सब धीरे धीरे लेजिस्लेचर देंगे, फिर इस स्टेट का उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ये सब अमेंडमेंट धीरे धीरे करके हो रहे हैं। अब मेजर अमेंडमेंट जो है ये 21st जो है सिंधी लैंग्वेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे पास लैंग्वेज था 14, तो एक जो है सिंधी इसमें से शामिल हो गया, ठीक है, 8th शेड्यूल में। तो इसको जो है 15वां लैंग्वेज सिंधी, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 में जो है क्रिएशन ऑफ सेपरेट ऑटोनॉमस स्टेट मेघालय फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो मेघालय जो है 1972 में बनता है, लेकिन उसका बिल जो है यहीं पे उसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब दिया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो फंडामेंटल राइट, ये जो है उसको करने के लिए, हालांकि बाद में स्ट्राइक डाउन हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट 1973 में आ जाता है, लेकिन ये अमेंडमेंट किया जाता था, ठीक है। तो और ये 73 में जो है 31st अमेंडमेंट क्या है कि नंबर ऑफ लोकसभा का सीट बढ़ाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 में आपको सिक्किम को जो है यूनियन में शामिल कर लिया गया, ये भी एक्वायर्ड स्टेट था। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42 में, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। सोशलिस्ट और सेकुलर इंटीग्रिटी ये 3 प्रियम्बल में जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया। प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई PM जो है यहाँ पे जो है आकर के प्रेसिडेंट जो है, जैसे राजेंद्र प्रसाद वगैरह लोग जो काफ़ी पावरफुल थे, ये लोग बहुत सारी बात नहीं मानते थे, तो ठीक है। तो बाद में ये सब चेंज करने के लिए ये सब किया गया, ठीक है। फिर 44th अमेंडमेंट आ जाता है, तो इसमें जो है सेंड बैक टू द बिल वंस, अब इसमें डाल दिया, उसमें अब मानना ही पड़ेगा आपको, तो फिर प्रेसिडेंट का पावर सारा चला जा रहा है, तो उसको जो है थोड़ी देर के लिए, मतलब एक जस्ट रिकन्सिडरेशन के लिए आप भेज सकते हैं, पॉकेट वीटो वगैरह ये सब। और जो है तो जैसे इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसके आधार पे इमरजेंसी लगा दी थी,
तो उसको चेंज कर दिया गया कि भाई इंटरनल इमरजेंसी जैसी कुछ नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा, उसको आर्म्ड रिबेलियन बोला जाएगा, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है अबोलिश कर दी गई, ये आर्टिकल 19 में थी, उसको लेकर के तमाम लैंड रिफॉर्म वगैरह में इशू आ रहे थे। फंडामेंटल राइट कर्टेल करने के लिए वो 21st अमेंडमेंट जो करना पड़ा वो सब इसी से रिलेटेड था, इसीलिए इसको हटा करके लीगल राइट कर दिया गया, वो झंझट ही था। और डूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट तो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। अब 52nd अमेंडमेंट चले जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जो है 10th शेड्यूल जो है जो आपका MPMLA लोग जो डिफेक्शन लॉ वगैरह को इसमें डाला गया, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का वगैरह का बात किया गया। 58 में देखिए 1987 में ऑथराइज ऑफ टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी लैंग्वेज है उसको ऑथराइज कर दिया गया। 61st में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 से 18 अडल्ट सफरेज का कर दिया गया, ठीक है। अब 69th ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UT जो है दिल्ली का, उसको जो है NCR वगैरह का स्टेटस मिल गया और एक असेंबली दे दी गई इनको, ये जो है 17th अमेंडमेंट में ये लोग जो है प्रेसिडेंट को चुनाव कर सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में इनको शामिल कर लिया गया। 71st अमेंडमेंट में आपको देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, अभी तक 14+1 सिंधी प्लस 3 और आ गए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो अब कितने हो गए, 18 टोटल लैंग्वेज हो गए, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 73rd में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती, 74th में म्यूनसिपलिटी वगैरह। फिर उसके बाद आ जाते हैं 84th में, ये जो होता है सीज़ कर देता है सीट को 2026 तक। अब 2026 आने वाला है ना, इसमें अब फिर से देखिए क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। 86 अमेंडमेंट में जो है आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे और चलते हैं। तो ये तो मैं पता ही कि आर्टिकल 21A इसमें जो है हमें क्या था, और 51A में जो है एक आर्मी ड्यूटी जो है ऐड की गई, वही जो फंडामेंटल राइट्स है, तो हमें 6 से 14 जो है आपको बच्चों को आपको पढ़ाना है, वही ये सब ड्यूटी डाला गया। आर्टिकल 45 में भी चेंज किया गया, वहाँ जो है 6 साल से नीचे जो है आपको दिया ना, द रीच एज द सीध, आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टिल 6 तक आपको देना है। तो एक एजुकेशन का डालने की वजह से 3 सारे चेंज आ रहे हैं, ये सब किस में आ रहे हैं आपके 86 में, ठीक है। तो ये कोई भी पूछ सकता है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि अगर आर्टिकल 20 के अलावा दे दिया तो आप बोले कि नहीं तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब चलते हैं 91st में, ये 2003 में हो रहा है। इसमें जो है 15% कर दी गई टोटल कैबिनेट की साइज, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, ऐसा नहीं है कि उसको अलग से, यहीं पे फंसाएगा, यही सब चीज़ें फंसाता है, ठीक है। ये हो गया, और स्टेट में भी सेम कर दिया गया, ठीक है। अब 92nd में देखिए फिर से लैंग्वेज ऐड होने जा रहा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अभी 18 था तो 18/4 हो गया, ठीक है। अब यार ध्यान रखिए कि इंग्लिश नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे फंसाता है, ठीक है। फिर 97 में आप देखिए 2011 में यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। आजकल एक मिनिस्ट्री वगैरह भी बन गई है, और पार्ट 9 भी ऐड कर दिया गया। पार्ट 9A जो है, 9 जो है पंचायती राज था, A जो है म्यूनसिपलिटी था, फिर B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को डाल दिया गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ रिसेंट हुए हैं, तो उनमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे 100th अमेंडमेंट जो है, ये इंडिया बांग्लादेश का कुछ बाउंड्री शेयर था, वो सब कुछ लैंड वगैरह का इधर उधर किया गया, वो सब था। फिर 101 जो है ये GST था, ये सब 101 रुपये चढ़ाते हैं ना हम लोग, तो वो आप GST से उसको कर सकते हैं। फिर 102 ये OBC से रिलेटेड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 103 जो है ये 10% रिजर्वेशन जो है EWS को इसमें दे दिया गया, ठीक है। और फिर जो है 104 नंबर जो है, इसमें SC/ST की लोकसभा की सीट जो रिजर्व थी वो 10 साल के लिए बढ़ाई गई, और 2 एंग्लो इंडियंस का जो सीट है उसको सीज कर दिया गया। सेम चीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी किया गया। तो 104 है एक नंबर, 103 जो है EWS, 102 OBC, 101 GST, ये बहुत पूछ भी सकता है। फिर 105 पे आ जाते हैं। ये एक्ट जो है रिस्टोर करता है, जो है पहले बीच में एक कानून आ गया था कि यूनियन ही आपको जो है OBC वगैरह का दे सकती है, तो बाद में इसको अमेंडमेंट करके दिया गया कि जो है OBC वगैरह का स्टेट भी कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, और ये आपका नोट्स कैसा लगा, आपका अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।